तो पहले इसकी थोड़ी-सी कथा के बारे में बात कर लेते हैं कि राहु का जन्म कहाँ से होता है। तो इसके जो नाम के बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक नाम मिलता है वो स्वर भानु नाम से उसका नाम मिलता है कि स्वर भानु नाम का राक्षस था। तो ये कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। तो उसमें समुद्र मंथन में जो अमृत निकलता है, तो मोहिनी रूपी जो भगवान विष्णु है वो जो अमृत को उठा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं। और कालांतर में जब वो देवताओं को उस अमृत का पान करवा रहे होते हैं, उसी समय स्वर भानु उस देवताओं की पंक्ति में अपना वेश बदल के आकर के बैठ जाता है। तो एक-एक पॉइंट को आप गौर से देखते जाएँ कि पहला तो पॉइंट ये है कि ये राक्षस है और इसकी जो माँ है उसका नाम है सिंहिका। सिंहिका का पुत्र स्वर भानु है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता है, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है और इतना ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है कि भगवान विष्णु को और अन्य देवताओं को भी ना दिखाई दे। फिर भी कुछ लूप होल है, आगे बढ़ते हैं कहानी में, कि वो अपना स्वरूप बदल करके देवताओं के साथ पंक्ति में आके बैठ जाते हैं। भगवान विष्णु सभी के मुख के अंदर जो अमृत की बूंदें डाल रहे होते हैं और पंक्ति में यहाँ इसके वे यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके मुख में वो बूंद डाल ही चुके होते हैं। इतने में 2 देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। चूँकि हमने अभी तक जो सूर्य चंद्रमा पढ़े हैं वो बताते हैं कि जो राइट आई है पुरुष के अंदर वो है सूर्य और लेफ्ट आई है वो है चंद्रमा। स्त्री के अंदर लेफ्ट आई सूर्य है, राइट आई चंद्रमा है। तो कुल मिला के दो जो हमारी आँखों का काम करती हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये एकदम से देख लेते हैं उनको और पहचान लेते हैं स्वर भानु को। तो वो तुरंत उनको आगाह करते हैं भगवान विष्णु को कि ये राक्षस है, जो कि वेश बदल करके यहाँ पर बैठा है। तब तक अमृत उसके मुख में पहुँच चुका होता है। तो जो मुख में पहुँचा हुआ अमृत है, वो तो उसको अमर तो बना देता है, लेकिन भगवान विष्णु उसी समय क्या है कि उसको सुदर्शन चक्र से उसको काट करके 2 हिस्सा कर देते हैं। उसके गले पर उसका जो वार पड़ता है, तो सिर वाला सिरा अलग हो जाता है और धड़ वाला सिरा अलग हो जाता है। अब ये अमृत भी पहुँच गया है, इसका मतलब अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, मतलब वो अमर हो गया एक तरीके से। तो अ, ये जो जो सिर और धड़ इनके कट के अलग होते हैं, इससे स्वर भानु राहु और केतु में डिवाइड हो जाते हैं, 2 राक्षस बन जाते हैं। और ये दोनों राक्षस कुपित होते हैं सूर्य और चंद्रमा पर, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की चुगली की वजह से उनकी पहचान उजागर हुई। तो वो दोनों इनसे शत्रुता रखते हैं। तो वो दिन आज का दिन, जब भी सूर्य और चंद्रमा के राहु है जो की चपेट में आते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो वो उनको ग्रस लेता है। तो और वैसे इसकी जो खगोलीय स्थिति है वो ऐसे है कि सूर्य और चंद्रमा के जो संपात, क्या कि हम जो यहाँ पर खगोल 2 तरीके की चलती है। एक तो है हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक का अर्थ ये है कि जहाँ पर सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये स्थिति तो है नेचुरल, जो कि आसमान के अंदर खगोलीय पिंड अपनी प्राकृतिक स्थिति में घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि जहाँ पर कि ऑब्जर्वर, पृथ्वी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसे कैसे दिखाई देगा? तो उस ऑब्जर्वर को ऐसे दिखाई देगा कि सूर्य भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बाकी ग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर एंड से जो दिखाई देता है, उस एंड से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आसमान में ये उसका पाथ है, ये उसका साइकिल है। तो जो सूर्य का साइकिल है और जो चंद्रमा का साइकिल है, वो 2 जगह पर, नॉर्थ में और साउथ में 2 जगह पर वो संपात कोण एक दूसरे को काटते हैं। तो उन एक दूसरे काटने से जो संपात कोण बनते हैं, उनके जो साइकिल है, उनके जो समझ लीजिए कि सूर्य की यों साइकिल है और चंद्रमा की यों साइकिल है। तो ऊपर भी एक जगह कटेगा और नीचे भी एक जगह कटेगा, दोनों एक दूसरे को काटते हुए निकलेंगे। उनका जो 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 फुल साइकिल है वो। तो ये जो साइकिल जो काटता है, इस काटने वाले जो नॉर्थ बिंदु है उसको कहते हैं नॉर्थ नोड या राहु, और जो साउथ में जो काटता है उसको कहते हैं केतु। और जैन की चूँकि सूर्य और चंद्रमा कभी भी हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। तो इनके दोनों के काटने से जो संपात कोण बन रहा है वो सदा वक्री रहते हैं।
तो राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। जिस जिस डायरेक्शन के अंदर बाकी ग्रह चल रहे हैं उससे ठीक उल्टी साइड के अंदर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं, और एकमात्र जो राहु और केतु है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। और तो ये दृश्य ऐसे बनता है कि जैसे कि राहु सारे ग्रहों को एक-एक करके ग्रस रहा है। तो ये कहा भी जाता है कि जो जो प्लैनेट है वो और उसमें जैसे चंद्रमा है वो राहु की तरफ आ रहा है तो राहु उसको ग्रस लेता है। तो ये इस तरीके से उसकी खगोलीय स्थिति है राहु की। और जो वास्तविक स्थिति भी यही है कि जब जब भी वो चंद्रमा राहु साथ में आते हैं तो उसको ग्रहण योग बन जाता है। तो ये चंद्रमा को पीड़ित करता है। और वही सूर्य राहु या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु, ये चारों स्थितियों के अंदर चंद्रमा और सूर्य पूरी बुरी तरह से पीड़ित रहते हैं। जो कि स्वर भानु राक्षस जो एक था जिसके दो टुकड़े हुए, वो अपना बदला लेने के लिए उनसे हमेशा उनको ट्रबल में रखता है।